समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवाद की पहचान रहे मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी साहब। करीबन 5 दशकों पुराना रिश्ता रहा है, काफ़ी करीबी रहे हैं और आज त्यागी साहब भी उसी दुख में हैं। त्यागी साहब, एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ी क्षति। नहीं, जैसे हमारी कतारों का सबसे बड़ा मुखिया हम लोगों के बीच में से चला गया। चौधरी चरण सिंह के बाद और कर्पूरी ठाकुर के बाद सामाजिक बराबरी का, गैर बराबरी के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध जो संघर्ष छिड़े थे सड़कों पर, उसका वो सबसे बड़ा सेनानी था। मेरा 74 के बाद से लेकर और आज तक निरंतर उनसे संपर्क रहा। मैंने राजनीति में खतरों को निमंत्रण देने वाला, उनसे जूझने वाला और बगैर सफलता असफलता की परवाह किए लड़ने वाला दूसरा योद्धा नहीं देखा। कई दौर उनकी जिंदगी में ऐसे आए जब लोगों को लगा कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनसे उनको नई ऊर्जा मिली। मुझे 1990 का याद है, जब जनता दल का बंटवारा हो रहा था तो हमारे लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ दिल्ली की सरकार पर जो वीपी सिंह के नेतृत्व की थी उस पर खतरा था, दूसरा मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लगने के बाद जो गरीब जातियों के लोग थे उनकी इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक वीपी सिंह जी बन गए थे। लेकिन पुरानी जो रंजिशें थी और जो दुश्मनियां थी और जो राजनीतिक विरोध थे, उसके चलते मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर जी के साथ चले गए और जिसका उनको इतना नुकसान हुआ कि 1991 में मात्र उनके 5 एमपी जीत करके आए और 34 एमएलए। लोगों को लगा कि उनका अध्याय समाप्त हो गया। 1993 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुकी थी, हिंदुत्व की एक लहर पूरे देश में थी। उसी में चुनाव हुआ। अपने सब मतभेदों को बुला करके नेताजी ने बीएसपी के साथ तालमेल की और कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जो उभार था उसको पराजित किया। फिर बहुजन समाज पार्टी की नेत्री सुश्री मायावती कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाई। गेस्ट हाउस कांड को लेकर के बदनाम किया गया। फिर लगा कि नेताजी का भविष्य अधर में है, लेकिन वो फिर आए दिल्ली की राजनीति में, यहाँ पर रक्षा मंत्री बने और कई और अवसर ऐसे आए जब उनके विरुद्ध निंदा अभियान चले। जो परमाणु जो वो संधि हुई है अमेरिका के साथ, वामपंथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन देश हित का, राष्ट्र इसका तकाजा था कि वो संधि होनी चाहिए। उन्होंने अपने तमाम पुराने मित्रों को छोड़ करके संधि को मदद कराने में, न्यूक्लियर डील को मदद कराने में मदद की। सर, अगर हम जो है, क्योंकि आपका 1974 से नाता रहा है, अगर हम साल वाइज अगर कुछ महत्वपूर्ण सालों का जिक्र है, सबसे पहले जब पहली बार जो आपका जो है उनसे आमना सामना हुआ, क्या कुछ याद है 1974 में शुरुआती दौर की, अगर आप कुछ यादें साझा कर पाए? देखिए, उस समय उनकी उम्र भी 32-33 साल की थी और मेरी उम्र और भी कम थी, 25-26 साल की थी। उस समय वो बहुत छोटे कद के लगते थे, चूंकि उम्र भी कम थी, लेकिन उनकी प्रतिभा का लोहा चौधरी चरण सिंह ने माना और 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनको अपना डिप्टी बनाया। चौधरी साहब नेता प्रतिपक्ष थे, पूरी उन्होंने जेल काटी इमरजेंसी की। लेकिन ये अध्याय का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं कि चौधरी साहब जब दिल्ली गृह मंत्री बनकर के आए तो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की मर्जी के और पार्टी के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा तय हो गया। हम सब लोग चाहते थे कि नेताजी मुख्यमंत्री बने, लेकिन चौधरी साहब ने देखते ही कहा भी नहीं, अभी इसका कद भी छोटा है और उम्र भी छोटी है, अभी इसको रहने दो। लेकिन इस गलती का एहसास चौधरी साहब ने बाद के दिनों में कहा और उन्होंने हमसे स्वीकार किया कि नेपोलियन भी छोटे कद का था लेकिन बहुत तूफानी था। नेताजी को, मुलायम सिंह को उस समय मुख्यमंत्री ना बना करके मैंने राजनीति गलती की। सर, उसके बाद में इमरजेंसी का दौर आया, काफी कुछ आप लोगों ने वक्त उस दौरान भी साथ में गुजारा होगा। जेपी आंदोलन तक किस तरीके से आगे बढ़े? जेपी आंदोलन में हम साथ थे, लेकिन वो इटावा जेल में बंद थे और हम मेरठ जेल में बंद थे। लेकिन जब जनता पार्टी का निर्माण हो रहा था जेपी के और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, तब हम लोगों की रोज मुलाकातें होती थी, रोज बातें होती थी और वो उन इलाकों में
जो हमारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, प्रथम पंक्ति के नेता थे। उसके अलावा इमरजेंसी के दौर की कुछ यादें अगर आप जो साझा कर। नहीं, हम अलग अलग जिलों में थे, अलग अलग जेलों में थे, लेकिन उस समय की मुझको स्मृतियां उनसे भिन्न हैं। और सर उसके अलावा जो है जिस दौरान अगर हम 1984 या 88 या 90 के दौर का जिक्र करें, उस दौरान जो है नेताजी किस तरीके से राजनीति में सक्रिय हुए, क्योंकि आप लोग एक ही मूवमेंट से निकले थे। 1986 का एक दौर ऐसा था जो उनकी जिंदगी के चुनौती के रूप में आया, जब चौधरी चरण सिंह जी बीमार हो गए और उनके पुत्र अजीत सिंह जी का राजनीति में आगमन हो गया, और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के तहत उन दोनों में टकराव हो गया, और उस टकराव में अजीत सिंह बाजी मार गए और मुलायम सिंह जी बुरी तरह से पराजित हो गए। वो दौर ऐसा था जब उनके लिए चुनौती थी। जैसा मैंने पहले कहा, हर चुनौती के बाद वो विजयी होकर निकलते थे। उन्होंने तभी ठान लिया और एक क्रांति रथ का निर्माण किया, जिसके लिए हर पार्टी के कार्यकर्ता ने 100, 200, 500 रुपए दिए। गाजियाबाद से हमने क्रांति रथ रवाना किया, और हर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि अगले जिले तक के लिए पेट्रोल उस जिले की कमेटी तय करेगी। ऐसे भी संघर्ष के, तकलीफ के और चुनौती के दिन नेताजी की जिंदगी में आए थे। 1987 में हरियाणा चुनाव के आसपास फूलपुर, कानपुर का जो फूल बाग है, उसमें बड़ी रैली हुई, जिसमें चंद्रशेखर जी थे, जिसमें सुरजीत थे, जिसमें मेनका गांधी ताजा ताजा अलग हुई थी वो थी, और काफी नेता थे। और हम लोगों ने अजीत सिंह जी वाला जो गुट था उससे बढ़त बढ़ा ली थी। फिर 89 आया, वो भी हम लोगों के लिए परीक्षा का समय था। चौधरी चरण सिंह के पुत्र और चौधरी चरण सिंह के वारिस के बीच में संघर्ष था, और फैसला लेना हम लोगों के लिए कठिन था। लेकिन कुछ लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण जो उनके रवैये थे, उसकी वजह से दोनों में टकराव हुआ, और हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, जिसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। नेताजी एक वोट से मुख्यमंत्री बने, और बाकी तो इतिहास है। सर उसके अलावा जो है नेताजी को लेकर के अक्सर जो है एक सवाल उठता रहा है कि जब बाबरी दौरान कार सेवकों पर गोली चलाई गई नेताजी के कहने पर, इशारे पर, और ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता रहा। आपने अच्छा प्रश्न किया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद अदालत में था। नेताजी, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, हम सब लोग चाहते थे कि सब लोग अदालत का फैसला माने। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन रिकॉर्ड हैं, प्रधानमंत्री के रूप में भी और गैर प्रधानमंत्री के रूप में भी, कि या तो दोनों संप्रदायों के मुखिया मिलकर के तय करें इस विवाद के बारे में, या अदालत का फैसला स्वीकार करें। लेकिन टकराव बढ़ता गया। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे जब अडवाणी जी के नेतृत्व में कार सेवकों का एक आक्रोशित क्राउड अयोध्या पहुंचता है और कानून को अपने हाथ में लेना चाहता है। तो मुलायम सिंह यादव जैसा समाजवादी और प्रखर राष्ट्रवादी और कानून के राज की स्थापना करने वाला, उसके सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। या तो अदालत की अवमानना होने दें, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश होने दें, या फिर बहादुरी के साथ इस चुनौती को स्वीकार करें। उन्होंने गोली चलाई, बाद में निहत्तों पर गोली चलाने का उन्हें अफसोस भी था। लेकिन वही घटनाक्रम जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उसी उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिराने का भी काम किया। लेकिन सर उसके बाद में अगर नेताजी की बात करें, रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी एक अलग पहचान रही है। जिस तरीके से जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर भी अगर घर पे पहुंचते हैं आज की तारीख में, उसका जो है एक बड़ा वो फैसला मुलायम सिंह जी ने लिया था। नेताजी के परिवार में कई भूतपूर्व सैनिक थे, और उस वेदना को वो महसूस करते थे कि जो पार्थिव शरीर थे वो वहीं पर ही दफनाने का या उसको लास्ट रिचुअल करने का रिवाज था। नेताजी ने ऐसा व्यवस्था कराने का प्रयास किया कि जो पार्थिव शरीर है कम से कम परिवारजनों को मिले, इससे उनकी संवेदनाओं का भी एहसास होता है। और सर बस अब जो है अगर हम पिछले एक दशक की बात करें, जब जो है अखिलेश यादव को उन्होंने जो है अपनी एक तरह से राजनीतिक विरासत के तौर पर उत्तराधिकारी घोषित किया, उस दौरान जो है आप लोगों की चर्चा हुई, किस तरीके से जो है क्या कुछ जो है सोचा था नेताजी ने? नहीं, वो उनके परिवार का और उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन श्री अखिलेश यादव उनके प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी को स्थापित करने के रूप में, अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। हमने और नीतीश कुमार जी ने
तो उनको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाने का प्रयास किया था कि 2016 में सारे जितने सोशलिस्ट हैं सब इकट्ठे हों नेताजी के नेतृत्व में। तय भी हो गया था। जनता दल यू, आरजेडी, जनता दल एस, समाजवादी पार्टी, लोक दल समेत सारे दलों ने उनको अपना नेता मानी। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय एकता नहीं हो पाई, वरना देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी गिनती उस समय हो गई थी जब एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो गए। हमारी पूरी पार्टी दुखी है। नीतीश कुमार जी कल नागालैंड में होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। परसों वो सैफई जाने का उनका प्रोग्राम है और पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं कल सैफई में नेताजी के अंतिम प्रोग्राम में शामिल हूँ। तो बस एक घटना, एक वाकया में छूट गया था 2008 की जो न्यूक्लियर डील है, जिसका आपने भी जिक्र किया था। नेताजी जिद्दी भी थे, नेताजी कोमल भी थे और नेताजी सहनशील भी थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर उनका कोई मुकाबला नहीं था। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होती है तो वामपंथी रुझानों के लोग जो उनके मित्र थे और पार्टियां थी वो इसका विरोध करते हैं, इंक्लूडिंग सीपीआई सीपीएम। लेकिन नेताजी इसे कहते हैं कि ये डील राष्ट्रीय हित में है और वो अपने वामपंथी मित्रों से अलग होकर के भी इसमें शामिल होते हैं। काफी लंबे समय तक उनसे विवाद होता है, लेकिन नेताजी पीछे नहीं हटते। एक बहुत बड़ी शख्सियत की देश को जो है कमी महसूस होगी। जी नहीं, हम लोगों का तो जो अभिभावक था, जो लोहिया की स्मृतियों को, लोहिया के विचार को लेकर आगे चलने वाला जो सबसे बड़ा हमारा महापुरुष था, हमारा पुरखा था, वो आज हम लोग के बीच में नहीं। एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत बड़े राजनेता, एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं पिछले करीबन 5 दशकों से जानते थे, पहचानते थे, काफी करीबी वक्त बिताया केसी त्यागी साहब ने, और एक एक करके सिलसिलेवार तौर पर जो घटनाओं का जिक्र किया है, भले ही चुनावी मुद्दा क्यों ना बने हो, लेकिन उसके पीछे भी उनकी क्या मंशा थी, क्या सोच थी, और जो उनके ऊपर आरोप लगे क्या वो बिल्कुल सही थे, एक एक सवाल का जवाब दिया। और निश्चित तौर पर केसी त्यागी साहब का यह कहना है कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह का जाना एक अपूर्णीय क्षति है भारतीय राजनीति के लिए भी। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।